कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जहाँ दिखे हरे भरे खेत, यही है हमारा झारखंड प्रदेश। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चली है। चलिए दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में दूध उत्पादन व्यवसाय को मिला कृषि का दर्जा, दूध उत्पादकों को मिलेंगे कई फायदे। खेत में फसल लगाने से पहले जरूर कराएं मृदा जांच। बतख पालन व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए पालें उन्नत नस्ल खाकी कैंपबेल। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े लोगों को कृषि कार्य की तरह कर्ज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे ये फायदा होगा कि दूध उत्पादकों को दुधारू मवेशी पालन, पशु आहार कारखाना लगाने, लघु दूध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए कृषि कार्य के लिए निर्धारित ब्याज पर कर्ज मिल सकेगा। इसके अलावे दूध उत्पादन और उनसे जुड़े व्यवसाय के लिए कृषि कार्य के लिए निर्धारित दर पर बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अलावे सरकार गव्य पालन को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित करके इस काम के लिए आवश्यक रूप से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कर्ज देने वाली संस्थाओं पर दबाव डालेगी। इससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा। किसान भाई अपने खेत में फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। इससे अनावश्यक उर्वरकों का खर्च नहीं होगा और खेती के लागत में कमी आएगी। और क्या है सबसे बड़ी बात कि किसान जो ब्लाइंड फर्टिलाइजर डोज का प्रयोग करते हैं वो नहीं ये जान पाते हैं कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है, और ऐसे में वो एक बराबर मानक के हिसाब से जो खाद का प्रयोग कर रहे हैं, बीज का उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, उससे उनको बहुत अधिक लागत पड़ता है, जिससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है खेती में वो अधिक बढ़ जाता है। तो जब वो इस तरह का जांच करा लेते हैं तो उनको जब पता चल जाता है किस चीज़ की कमी है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब वो फर्टिलाइजर डोज अप्लाई करते हैं तो उनको कम लागत में अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। बागवानी फसल आम में लाही कीट का प्रकोप हो तो नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का उपयोग करें। इसमें नीम निर्मित दवा अचूक निमेरिन, निम्बेसिडीन या नीम गोल्ड से किसी एक दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि लाही कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवा से घोल बनाकर छिड़काव करें। लाही के प्रकोप से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उसमें नीम से बना हुआ कीटनाशक बाज़ार में भी मिल रहा है, जैसे अचूक है, निमेरिन है, निम्बेसिडीन है, नीम गोल्ड है। तो ये अगर अचूक निमेरिन तो बहुत अच्छी दवा है, अगर ये मिल जाता है तो 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर का घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। बाजार में बतख का अंडा और मांस दोनों की मांग है। झारखंड के पशुपालक बतख पालन से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए उन्नत नस्ल के बतख पालें। अंडा के लिए खाकी कैंपबेल और मांस के लिए इंडियन रनर नामक उन्नत नस्ल की बतख पालना ज़्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाइयों, अगर आप बतख पालन से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आप नस्ल का ज़रूर चयन करें। हमारे देसी नस्ल जो है वो उसमें आपके उत्पादन क्षमता कम है और हमें पालने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आप नस्ल के लिए ख़ास तौर से खाकी कैंपबेल बतख और इंडियन रनर, जो कि इंडियन रनर आपके बंगाल की बतख है, तो ये दोनों बतख आप अगर अंडा उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो इसका पालन करें, जो कि करीबन वर्ष में करीबन 280 से 300 अंडे अगर तक आपको प्राप्त हो जाएंगे। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेक शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है।
जानकारी के तहत आइए आज हम जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसल फूल में लगने वाले रोग और कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद फसल पर नीम सीड पाउडर दवा एक्सट्रैक्ट कर 4% की मात्रा से घोल बनाकर छिड़काव करें या इंडोक्सा कार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1500 रुपए से 1800 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 3200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, दाल अरहर 8000 रुपए से 8500 रुपए, सरसों तेल 11,000 रुपए से 12,000 रुपए, चीनी 4,000 रुपए से 4,300 रुपए, आलू 800 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से नन्हे से विराम का। अजी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम तुरंत हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। और हरी भाई, क्या हालचाल? सब ठीक है जगत, तुम अपना सुना। अपना भी बहुत अच्छा है। ए बंसी भाई, एक जगह और समोसा लगाइए। नहीं भाई, मैं बाहर का चीज नहीं खाता। काहे? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अरे वाह, आपको अपना स्वास्थ्य का बड़ी चिंता है, लेकिन जिस मिट्टी में फसल उगाते हैं उसका स्वास्थ्य का तो आपको चिंता नहीं। क्यों? मैंने क्या किया? अरे ये जो यूरिया आप घर लेकर के जा रहे हैं, इससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। वो कैसे? वो ऐसे, साधारण यूरिया के इस्तेमाल से मिट्टी के नीचे नाइट्रेट लेयर का निर्माण होता है, जिसके कारण फसल जमीन से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता। इसके कारण हमें उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है? उपाय तो हरी भैया अनेकों हैं। अब अगर हम साधारण यूरिया की जगह नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे यूरिया की खपत कम होती है और 15 से 20% उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। वाह भाई वाह, मैं इसे अभी वापस करके नीम कोटेड यूरिया लाता हूँ। अरे भैया, अब तो समोसा खा लो। लीजिए, हाजिर हो गए हम विराम के बाद। आज की जानकारी जो आपको दिलवानी है, आज की जानकारी है झाड़ीदार फ्रेंच बीन की वैज्ञानिक खेती और प्रभेद के बारे में। फटाफट जानकारी ले लीजिए, क्योंकि लाभ आपको मिलने वाला है। फ्रेंच बीन या फ्राश बीन लेग्यूमिनेसी कुल की एक महत्वपूर्ण फसल है।
पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण यह एक लोकप्रिय फसल है और इसकी मांग बाजार में काफी है। उचित जल निकासी वाली जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट मिट्टी में उन्नत प्रभेदों के चयन, संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों के प्रयोग एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर अगर फ्रेंच बीन की खेती की जाए तो औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, कोई भी खेती करने के लिए, किसी भी फसल लेने के लिए खेत में खेत की तैयारी, खेत का चुनाव, स्थल का चुनाव और संसाधन की उपलब्धता। तो संसाधन की उपलब्धता में आपका सिंचाई उपलब्ध है कि नहीं, और आपके पास इनपुट बीज खाद वगैरह है कि नहीं। स्थल का चुनाव में आपको देखना होगा कि अगर गर्मा फसल की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी लगभग भुरभुरी हो, दोमट मिट्टी हम लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन गर्मी का फसल है तो मिडिल मतलब मध्यम और निम्न भूमि में भी कभी कभी खेती करते हैं। तो स्थल ऐसा हो जो खुदा न खास्ते अगर एक बार जोर से बारिश आ गई तो जल जमाव ना हो, पानी की निकासी की सुविधा हो, और दूसरे तरफ गर्मी का फसल है इसलिए पानी की सिंचाई की सुविधा हो। ऐसा चुनाव कर लिए। अब खेत आपका स्थल का चुनाव कर लिए हैं, अब खेत की तैयारी करनी होगी तो कम से कम 3 बार आप गहरी जुताई करें, खेत की 3 बार गहरी जुताई करें। और जब चौथी बार जुताई कर रहे हो तो इससे पहले गोबर की खाद 200-250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, हाँ बिल्कुल, इसी के बल पे ये खेती होगी और मिट्टी की भी गुणवत्ता बनी रहेगी। अच्छी उपज के लिए फ्रेंच बीन की उन किस्मों का चुनाव करें जिसकी फलियां पुष्ट हों, रेशे रहित हों, खाने में स्वादिष्ट हों और औसतन 50 से 65 दिनों के अंदर फसल तैयार हो जाए। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की ऐसी प्रमुख किस्में पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस, पूसा पार्वती, IIHR 434 तथा टेंडर ग्रीन है। तो किसान भाइयों, फ्रेंच बीन के लिए, जिसको फरस बीन भी आप कहते हैं, जिसको किडनी बीन भी कहते हैं, तो फरस बीन के लिए बीज जो है किस्म यहाँ जो झारखंड में अच्छा कर रही है वो है पंत अनुपमा, अर्का कोमल, पूसा पार्वती, IIHR 434 और टेंडर ग्रीन भी अच्छा कर रही है यहाँ पे, नई वैरायटी टेंडर ग्रीन भी अच्छा कर रही है यहाँ पे। तो इन किस्मों का चुनाव करके आप बीज लगाने की कोशिश करें। फ्रेंच बीन की बुवाई 2 बार होती है, प्रथम अगस्त-सितंबर तथा दूसरी वसंत ऋतु के आरंभ यानी मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक की जा सकती है। अच्छी उपज के लिए बीजोपचार अवश्य करें एवं पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। आपका यहाँ ये जो बीज लगेगा, एक किस्म का जो हमने बताया, ये जो बीज लगेगा सबसे पहले तो बीज उपचारित कर लें राइजोबियम से, तो और अच्छी बात होगी, आपकी उपज बढ़ जाएगी। वो गुड़ में डाल करके, गुड़ को थोड़ा सा गर्म करके गुड़ में डालते हैं राइजोबियम कल्चर, जो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। उसके बाद आप लाइन में लगाएं। तो लाइन में आप देखें कि लाइन जो आप खींच रहे हैं वो 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी हो और पौधा से पौधा की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर हो। तो मतलब पौधा से पौधा की दूरी मतलब आप बीज जो डाल रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर के दूरी पे बीज डालें, वही पौधा उपजेगा, वही पौधे की दूरी होगी। तो इसका ख्याल रखें, लाइन में लगाएं, ताकि अंतरकर्षण क्रिया, बाद में घास उपज जा रहा है या आपको और निकाई गुड़ाई करनी है तो उसके लिए उसमें आसानी। किसी अन्य फसल की तरह ही झाड़ीदार फ्रेंच बीन की अधिक उपज के लिए गोबर की खाद एवं संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश खेत में डालें। चूँकि फ्रेंच बीन एक दलहनी फसल है और दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अधिक होती है, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम लगती है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के सही और संतुलित उपयोग के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। देखिए, उर्वरक तो सबको चाहिए, चूँकि ये दलहनी फसल है इसलिए ये लेगुमिनस हम लोग बोलते हैं कि दलहनी फसल है। तो ये क्या होता है कि ये इसमें जो है इसके जड़ में छोटे छोटे गांठ होते हैं। ये गांठ वातावरण का नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और ये अवेलेबल फॉर्म में, मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में ये पौधा को अवेलेबल करता है। तो नाइट्रोजन तो पौधा को कुछ ये दे दिया, इसलिए जो नाइट्रोजन खाद आप देते हैं वो इसमें कम लगता है, दलहनी फसल में कम लगता है। तो इसीलिए इसमें जो है खाद की मात्रा होती है। गोबर तो हमने बता दिया 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई से पहले आप जुताई करके आप पट्टा लगा दिए हैं। अब खाद की मात्रा आप जब हम कहते हैं तो इसलिए नाइट्रोजन कम लगता है। यहाँ पे 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम पोटास, इसके हिसाब से हम खाद देते हैं। मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक फ्रेंच बीन की बुआई करने वाले किसान बुआई के वक्त
एक सिंचाई अवश्य करें ताकि बीजों का अंकुरण सही हो। मिट्टी में नमी को देखते हुए 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई की व्यवस्था करें। गर्मा फसल में जैसे आप बीज बोआई किए हैं उस समय एक सिंचाई चाहिए और उसके बाद तापमान कैसा चल रहा है इसके अनुसार सामान्य तौर पे 10 दिन पर एक के अंतराल पर एक बार सिंचाई को देख के भी ये निर्धारित कर सकते हैं कि अब जरूरत है सिंचाई की। जी हाँ, मिट्टी को देख करके नमी कितनी है, जैसे आप अंगुली से जब उसको ऊपर वाला परत हटाएगा मिट्टी का तो देखिएगा अगर नमी है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे नमी कम हो रही है मिट्टी कड़ी हो गई तो ज़रूरत है। सामान्य तौर पे 10 से 15 दिन पे एक बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, खासकर अंकुरण के बाद। दीमक एवं अन्य कीटों के कारण उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे बचाव के लिए नीम निर्मित कीटनाशकों का उपयोग करें। पाउडरी मिल्ड्यू एवं बीन मोज़ेक जैसी बीमारियों से फसल को बचाने के लिए दवाओं के उपयोग के अलावे रोगरोधी किस्मों का चुनाव, बीजोपचार एवं फसल चक्र अपनाना काफी फायदेमंद होता है। अगर आपका खेत बिल्कुल दीमक लगने वाला ज़्यादा है तो कभी कभी क्या होता है कि पौधा खड़ा है और नीचे से जड़ काट दिया, पौधा डेड हर्ट की तरफ खड़ा सूख जाता है और किसान भाई को पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह के केस में आप जब हम गोबर की खाद दे रहे थे उस समय नीम या करंज की खल्ली भी हम अनुशंसित करते हैं। नीम या करंज की खल्ली जो करीब कम से कम 2 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। उसी समय अगर आप नहीं दे पाए हैं और आप ये देख रहे हैं कि नहीं खड़ा सूख जा रहा है और उसका दिमक ही कारण, आप उसको उठाएंगे तो आप जड़ कटा हुआ मिलेगा और देखेंगे कि कोई काट दिया ऐसा लगेगा। तो अगर ऐसा है तो उस समय भी हम गैमेक्सिन, जिसको BSC डस्ट 10% या 20% में आता है, उसका भी छिड़काव ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? मैं अच्छी जानकारियाँ ही आपको दिलवाती हूँ जिससे आपको लाभ मिल सके। लेते हैं एक छोटा सा, अरे आप तो समझ गए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम तुरंत हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, आप देख रहे हैं हमारे आसपास गेहूं की फसल लहलहा रही है। आज की जानकारी भी हमारी यही है, गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो ले लीजिए फटाफट जानकारी, क्योंकि आपको जी हाँ लाभ मिलने वाला है। अन्य फसलों की तरह ही गेहूं की बेहतर उपज के लिए भी खरपतवारों का नियंत्रण बेहद जरूरी कृषि कार्य है। गेहूं की फसल को कृष्ण नील, बथुआ, हिरणखुरी, सैंजी, चटरी मटरी एवं जंगली गाजर जैसी चौड़ी पत्ती वाले तथा जंगली जई जैसे संकरी पत्ती वाले खरपतवार काफी प्रभावित करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए धान फसल की कटाई के बाद उगे खरपतवारों को निकालकर सड़ने के लिए छोड़ दें, ताकि खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके और शुरुआती दौर से ही खरपतवार का नियंत्रण भी किया जा सके। हम किसान भाइयों आपको बता दें कि गेहूं के लिए अगर हम अच्छी जुताई पहले करके और सारे खरपतवार को अगर हम किसी भी मशीन से रोटावेटर भी चलाएं या कल्टीवेटर भी चलाएं और कल्टीवेटर के साथ साथ जितनी खरपतवार निकलती है तो हम उसको बीच में एक बोरी रख के या टोकरी रख के और सभी तरह की उनको खरपतवार को समेट के उसको डाल के और एक तरफ उसको सड़ने के लिए कहीं दे दें, ताकि वो खाद का काम करे। हमको खरपतवार नियंत्रण केवल फसल लगा देने के साथ साथ हमारा कारोबार शुरू नहीं होता है, हमको उसके पहले अपने खेत की भी तैयारी उस ढंग से करनी पड़ेगी कि जिन खरपतवारों की जड़ें ज़मीन के अंदर मौजूद स्थिति में रह गई हैं और जब आप उस पर खाद डालेंगे, चाहे आप छिड़काव पद्धति से गेहूं बोएं, चाहे कतार में बोएं, चाहे जीरो टिलेज मशीन के द्वारा तुम बोएं,
लेकिन जो जड़ें नीचे रह जाएंगी और जैसे ही उनको भोजन, पानी, डीएपी, पोटास, यूरिया सब कुछ मिलेगा, वह अपना उग्र रूप धारण करेंगी और पौधा जब तक निकलेगा उसके पहले खरपतवार अपनी बढ़ोतरी ले लेगी और एक समय ऐसा आएगा 20 दिन के बाद कि पूरी खरपतवार पौधे को ढक देंगी और उसके बाद हम आप अपना पूरा श्रम लगा के उन खरपतवार को नियंत्रण करते हैं। बुआई से 20 से 22 दिन तक का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस समय कुदाल, ग्रबर या डच हो की सहायता से खरपतवारों को हटा दें। यही काम जब फसल 40 से 45 दिनों का हो जाए तो पुनः दोहराएं। 20 से 21 दिन के बाद जब हम देखते हैं कि हमारा पौधा निकलने के बाद थोड़ा मजबूत स्थिति में आ जाता है और उसकी जड़ जो नीचे की तरफ फैलती हैं, हमको 20-21 दिन में ही उस जगह की कोड़ाई करके कतार में बिल्कुल इसी ढंग से कोड़ाई करके सीधे सीधे उस खरपतवार को हम लोग डछों के माध्यम से या ग्रबर के माध्यम से, कहीं कहीं ज़्यादा अगर ज़मीन थोड़ी सी कड़ी भी है तो व्हील हो भी चला के, जिसमें इस प्रकार की ब्लेड है, ये ब्लेड जाके आगे खिंचती जाएगी और हमारा पूरा वीड खरपतवार निकलता जाएगा। एक बार हम 20 से 22 दिन के बाद कर दें, जिनकी फसल लगे हुए 40-45 दिन हो गए हैं वो एक बार पुनः कर लें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों देखिए, अगर आप 60वें दिन जाएंगे, इस समय क्या होता है, 2 महीने के बाद आप अगर खरपतवार हटाने की कोशिश करेंगे, जब तक गेहूं की फसलों की जड़ें काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं और पौधे की भी जो जड़ें हैं वो फैलती हैं, दूसरी अन्य जड़ें भोजन खींचने वाली निकलती हैं और जब आप बीच में कोई भी औजार चलाएंगे तो उन जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। वैसी स्थिति में पौधे की बढ़ोतरी में बहुत कमजोरी आ जाती है, कमजोर पौधा बनता है तो दाने कम बनेंगे, उपज कम होगी। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कई तरह की रासायनिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। खरपतवारों की बढ़वार को नियंत्रित करने के लिए खाद या उर्वरक के साथ साथ सिंचाई के लिए दी जाने वाली पानी की मात्रा का भी ध्यान रखें। केमिकल्स हैं जो मार देते हैं उसको, लेकिन उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है आपको हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आके बहुत अच्छे से सीखना होगा कि जब खेत में हम गेहूं लगाने के लिए तैयार करते हैं और धान नहीं लगी जिस खेत में, उस खेत की खरपतवार काफ़ी बढ़ जाती हैं। वैसी स्थिति में हमको कुछ केमिकल का छिड़काव करके और हमको उस खेत को गेहूं के लायक या चना के लायक हमको बनाना पड़ता है कि सभी लोग कतार में लगाएं। दूसरा, जब भी 22 दिन 24 दिन पे आपको जब उसको नाइट्रोजन की कमी होती है, यूरिया की कमी होती है पौधे की बढ़ोतरी और हरा रखने के लिए भी, तो आप खरपतवार को कतार में से हटाने के बाद तब यूरिया का छिड़काव करें और हल्का पानी दें। शुरू में ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, पानी चला जाएगा नीचे, ये खाद भी घुल के नीचे चली जाएगी और पौधे की जड़ हमारी यहीं पर है। तो क्या होगा कि ना खाद का हम उपयोग कर पाएंगे ना, लेकिन ऊपर ऊपर तैरने से जितनी खरपतवार की जड़ें वहीं होंगी वो सब फिर बढ़ा देंगी। तो 20 दिन 22 दिन पर या 40 और 45 दिन पे 2 बार अगर हमारे किसान भाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि उनको किसी प्रकार के खरपतवार को हटाने की आवश्यकता। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए फसलों को कतारबद्ध तरीके से लगाएं। पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी इस तरह निर्धारित करें ताकि कुदाल, ग्रबर या डच हो का इस्तेमाल सही और सुगमता पूर्वक किया जा सके। कतार से कतार की दूरी, इसमें जो कुदाल आप चला रहे हैं, मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि चौड़ी वाली कुदाल हमारे खेत को तैयार करने के लिए या बहुत चौड़ी नाली बनाने के लिए होती है। अगर आप उन 2 पौधे के बीच में चौड़ी कुदाल चलाएंगे तो ये पौधे की जड़ को डैमेज करेंगे और पौधे की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। इसलिए पतले किस्म का जो 4 से 5 इंच चौड़ा कुदाल आता है, अगर उसका प्रयोग करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर दांता वाला कुदाल का प्रयोग करेंगे बहुत ही लाभप्रद होगा, फायदेमंद होगा।
गेहूं के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार खेत में उगकर फसल के साथ पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि इन पर सही समय पर नियंत्रण नहीं की जाए या तो उपज में 10 से 40% तक की हानि हो सकती है। हाँ जी, तो तगड़ी जानकारी थी ना। अब फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए। जी हाँ, पता लिखना है ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। आज हम यहीं तक आपको जानकारी दिलवाएंगे। अगले अंक में हमारा वादा है कि नई जानकारी के साथ हम जरूर आएंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।